कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं। चारा घोटाले के 5वें मामले में भी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हम कोर्ट के फैसले की चर्चा करने यहाँ पर नहीं हैं और ना ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सजा को लेकर कोई बातचीत करने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि आखिर चारा घोटाला हुआ कैसे और ये उजागर कैसे हुआ। सबको मालूम है कि 1996 में कार्रवाई शुरू हुई, केस दर्ज हुआ, सीबीआई जांच हुई, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये लोगों के सामने कैसे आया, ये हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं आज चारा घोटाले की, क्योंकि आज का दिन बड़ा दिन है, इसलिए क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और ये 5वां मामला चारा घोटाला का है। एक और मामला रह जाता है जो भागलपुर बांका कोषागार का है, जो कि पटना सीबीआई कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है। उस पर भी फैसला जल्द ही आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चारा घोटाला आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। चारा घोटाला पशुपालन विभाग, जो कि पशुओं की देखभाल के लिए, उनके चारे की व्यवस्था के लिए, उनके गर्भधारण के लिए, उनके प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये विभाग काम करता है। और ये इस विभाग का बजट भी पहले बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ये घोटाला बढ़ता गया इसका बजट भी बढ़ता गया। चारा घोटाला की शुरुआत कब हुई इसके बारे में निश्चित जानकारी किसी को नहीं है। सीबीआई ने जांच जरूर किया, लेकिन वो भी 1984 को इसकी शुरुआत मानती है। लेकिन जानकार बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय से, यानी कि 80 के दशक से पहले भी इसमें घोटाले होते रहे, लेकिन काफ़ी छोटे स्तर पर वो घोटाले हुआ करते थे। 84 से एक सिंडिकेट के तहत कुछ अधिकारियों ने, कुछ सप्लायरों ने मिलकर घोटाले की शुरुआत की और ये घोटाला धीरे धीरे आकार उसका बढ़ता गया, लोग उसमें जुड़ते गए। हालांकि काफ़ी गुप्त तरीके से कि किसी को पता न चले, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। चंद अधिकारी ही इसके बारे में जानते थे, चंद सप्लायर ही इसके बारे में जानते थे कि गलत ढंग से बिल बनाकर कैसे पैसे की उगाही की जाए और सरकारी खजाने की लूट की जाए। इसका एक सिंडिकेट बना था। लेकिन कहते हैं ना कि जब गंदगी होती है तो दुर्गंध भी फैलता है, तो धीरे धीरे ये इसका फैलाव होता गया और जो वेटनरी से जुड़े हुए जो नेता थे, जो पशुपालन से जुड़े हुए जो नेता थे, उनको इसके बारे में जानकारी होनी शुरू हो गई और तब उन नेताओं ने उन अधिकारियों का शोषण भी शुरू कर दिया, आर्थिक शोषण, और उनसे अनाप शनाप पैसे भी ऐंठने लगे। इस तरह के मामले भी सामने आए। तो ये हम कह सकते हैं कि 1984 से ये प्रकाश में आया, मतलब इसकी घोटाले की शुरुआत हम कह सकते हैं एक तरीके से। और धीरे धीरे जो, जैसे मैंने पहले कहा कि ये काफ़ी सीमित सिंडिकेट में ये घोटाला चल रहा था, लेकिन जहाँ पैसे का मामला हो और इस तरह की लूट मची हो तो कब तक इसको सीक्रेट रखा जा सकता था। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और लोगों की जो क्या कहते हैं उसको, लोभ, जो अधिकारी, जो सप्लायर थे, उनके लोभ भी बढ़ते गए। पर एक दिलचस्प वाकया ये बताया जाता है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मनमुटाव की वजह से भी ये मामला कुछ और लोगों में फैल गया, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में ये फैल गया। पशुपालन की हम बात करें तो चाईबासा में जो पशुपालन अधिकारी उस समय तैनात थे, उनके और डोरंडा जो पशुपालन निदेशालय था, उनके एक वरिष्ठ अधिकारी के बीच परसेंटेज को लेकर 30% का जो मामला था, उसको लेकर जो मनमुटाव शुरू हुआ तो उसकी पंचायती कराई गई। काफ़ी उसमें सप्लायर भी शामिल हुए और उसमें आप समझिए कि पटना में तो बैठे ही हुए थे घोटालेबाज, रांची, कलकत्ता, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर
इनकी पंचायती कराने की कोशिश हुई, लेकिन मामला संभला नहीं और ये बढ़ता गया। श्याम बिहारी सिन्हा बीमार चल रहे थे और उसको लेकर कि उनके बाद क्या होगा, तो ये परसेंटेज को लेकर मामला बढ़ता चला गया। और एक चर्चित डॉक्टर जो कि पशुपालन विभाग के वेटरनरी डॉक्टर थे, उनके जो राजनीतिक दलों से और अधिकारियों का जो घालमेल, जो यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जो दायरा बनाया था अपनी कवच के लिए, वो कवच भी एक तरीके से इस कांड को फैलाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। 94 आते आते बहुत सारे लोगों ने जान लिया कि पशुपालन विभाग में भारी घोटाला हो रहा है और उस समय बिहार पुलिस ने अपने स्तर से जांच भी की थी। चाईबासा, डोरंडा, दुमका, कई जगहों पर केस भी दर्ज किए गए थे, लेकिन वो चूंकि पुलिस ने केस दर्ज किया था और मामला राज्य सरकार से जुड़े कई अधिकारी और राजनेता उसमें शामिल थे, तो वो मामला आगे बढ़ नहीं पाया। 1994 में ही उस समय के जो विधायक थे तत्कालीन, दिलीप वर्मा ने इस मामले को उठाने की कोशिश की थी और वो धरने पर बैठ गए थे विधानसभा के गेट पर, और उनको समझाने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आए थे और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी आए थे। तो ये 30% को लेकर, 30% कमीशन को लेकर ये सारा मामला सामने आया। अब आगे बढ़ते एक और कहानी सामने आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चारा घोटाला का बजट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बजट से ज़्यादा, ओवर बजट, कई गुना ज़्यादा उसमें खर्च हो रहे थे। लेकिन जो जमीन पर विकास दिखना चाहिए, जो पशुधन को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं हैं या जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें जो विस्तार होना चाहिए वो नहीं दिख रहा था, लेकिन बजट लगातार बढ़ता जा रहा था। अब आते हैं 1995 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो आपको याद होगा कि टी.एन. शेषन उस समय चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उन्होंने काफ़ी, जो बिहार बदनाम था एक बूथ कैप्चरिंग और तमाम तरह के हथकंडों को लेकर कि वोट चुनाव जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी कड़ाई की थी। और पहली बार बिहार में 7 चरणों में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और काफ़ी लंबा चला था ये चुनाव। और उस चुनाव में धन बल का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था, बहुत सारे पैसे खर्च किए गए थे। ये पैसे कहाँ से आए, ये भी एक सवाल है। और जो उस समय के जानकार हैं, जो इस धंधे में शामिल थे, जो सप्लायर थे, उनके मुताबिक अगर हम कहें तो उस चुनाव में पशुपालन विभाग का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और ये ओवरड्राफ्ट हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ उसका बजट है तो खर्च 250 करोड़ किए गए। और यही बात विधानसभा में सामने आई कि आखिर ये जब इसका बजट 100 इतना है तो उससे कई गुना ज़्यादा खर्च कैसे किया गया। और धीरे धीरे, हालांकि सीएजी लगातार 1993-94 से ही चारा घोटाले में, पशुपालन विभाग में जो घोटाला हो रहा था उसके बारे में अपनी रिपोर्ट सौंप रहा था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन विधानसभा में यह मामला आया, लोकसभा में जब मामला आया कि अपने बजट से कई गुना ज़्यादा खर्च पशुपालन विभाग बिहार का कर रहा है, तो सबके कान खड़े हुए। और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट की निगरानी में ये जांच की जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिकारी और राजनेता उसमें शामिल थे, तो कहीं से कोई प्रभावित न हो, इसको देखते हुए ये व्यवस्था की गई थी। और ये नतीजा आपके सामने है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा 1997 में, और उस समय छोड़ना पड़ा जब केंद्र में उनकी टूटी बोलती थी और एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उस दौरान
सीबीआई को उन पर मुकदमा चलाने का सैंक्शन मिला, ये भी काफ़ी आश्चर्य पैदा करता है, क्योंकि उस समय लालू प्रसाद यादव किंग मेकर माने जाते थे। और लालू प्रसाद यादव के बारे में एक जगह एक किताब में, जो कि शंकरशरण ठाकुर ने लिखा है, उसमें लिखा है बल्कि कि लालू प्रसाद यादव ने इस बारे में प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा से बात की, और देवेगौड़ा ने डोटूक कहा कि ये आपकी पार्टी नहीं है, कि सीबीआई आपकी पार्टी नहीं है कि किसी तरह से उसको भैंस की तरह हम हाँक दें। ये सीबीआई है, ये निष्पक्ष जांच करेगी, आप निश्चिंत रहें। और उसके बाद की जो कहानी है आपको पता ही है, पिछले 25 वर्षों से ये मुकदमा चल रहा है। अभी भी एक मामला बचा हुआ है, 5 मामलों में फैसला आ चुका है, एक मामला और बचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव 25.5 वर्षों के लिए जेल में हैं। हालांकि 5वें मामले में जो 5 वर्षों का उनको सज़ा मिली है, तो कहा जा रहा है, जानकार ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही जमानत पर थे और 3.5 साल की जो अवधि है अपनी सज़ा की वो पूरी कर चुके हैं, तो वो जल्दी ही निकलेंगे। लेकिन खैर ये हमारा विषय नहीं था। विषय ये था कि चारा घोटाला हुआ कैसे और ये उजागर कैसे हुआ। और कई सारी कहानियां हैं उसमें, जैसे स्कूटर से सांड को ढोना, कार से गाय को यहाँ से वहाँ ले जाना, तो ये सारा कुछ तो सीएजी के रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कहानी में भी सच्चाई है कि अफसरों की आपसी मनमुटाव की वजह से 30% कमीशन की वजह से चारा घोटाला का मामला सामने आया और उजागर हुआ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।